नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, मौर्य साम्राज्य। आइए समझते हैं कि आखिर उनकी गवर्नेंस का सिस्टम इतना एडवांस्ड और असरदार कैसे बन गया। तो सोचकर देखिए, एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये सवाल आज भी मुश्किल है ना। मौर्य साम्राज्य के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। 322 बीसी में जब इसकी नींव रखी गई तो ये दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। और इतने बड़े इलाके को, इतने सारे लोगों को एक साथ चलाना वाकई कोई मामूली बात नहीं थी। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये एम्पायर बना कैसे। फिर हम घुसेंगे उनकी कंट्रोल की मशीनरी के अंदर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इकोनॉमी, सब कुछ। और हाँ, फिर बात होगी अशोक की नैतिक क्रांति की, जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में देखेंगे कि मौर्यों की ये विरासत हमारे लिए आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, साम्राज्य की नींव से। देखते हैं कि आखिर इसकी बुनियाद रखी किसने और कैसे। देखिए, इस विशाल साम्राज्य के पीछे दो दिमाग थे। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी स्थापना की, और दूसरे थे उनके गुरु, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से बेहतर जानते हैं। और कौटिल्य का लिखा अर्थशास्त्र, अरे वो सिर्फ कोई किताब नहीं थी, वो तो एक पूरा ब्लूप्रिंट था। स्टेट कैसे चलाना है, इकोनॉमी कैसे संभालनी है, दुश्मनों से कैसे निपटना है, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल, एकदम रियलिस्टिक। अब जरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर देखिए, कमाल का था। बिल्कुल टॉप पर थे 18 अधिकारी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, मतलब एक पूरी काउंसिल। इसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, रेवेन्यू कलेक्टर, ट्रेजरी का हेड, हर किसी का रोल एकदम क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी वजह से उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट और अकाउंटेबल थी। और ये सिस्टम सिर्फ सेंटर तक ही नहीं था, शहरों में भी गजब का मैनेजमेंट था। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में थे, उन्होंने लिखा है कि शहरों को चलाने के लिए 30 लोगों का एक बोर्ड होता था, जो 6 कमेटियों में बटा था। सोचिए, एक कमेटी इंडस्ट्री देख रही है, दूसरी विदेशियों का ख्याल रख रही है, तीसरी बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कर रही है। उस जमाने में इस लेवल का अर्बन मैनेजमेंट सच में हैरान करने वाला है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन तो सेट हो गया, पर इतने बड़े एम्पायर को सिर्फ ऑफिसर्स के दम पर तो नहीं चलाया जा सकता, है ना। अब देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उनका क्या सिस्टम था। मौर्यों की असली ताकत थी इंफॉर्मेशन। जी हां, सूचना पर कंट्रोल। उनका एक बहुत बड़ा और सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क था। नाम था गूढ़ पुरुष, मतलब छिपे हुए लोग। ये जासूस, ये मुखबिर असल में राजा की आंखें और कान थे। ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, हर एक खबर सीधा राजा तक पहुंचती थी। और ये कोई ऐसा वैसा नेटवर्क नहीं था, एकदम ऑर्गेनाइज्ड था। इसकी 2 मेन ब्रांचेस थीं। एक थी संस्था। ये वो एजेंट थे जो एक ही जगह टिक कर काम करते थे, अक्सर भेस बदल कर। और दूसरी थी संचार। ये थे घूमने वाले एजेंट, जो जगह जगह जाकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे। मतलब एक पूरा 2 टियर सिस्टम, बेहद सोफिस्टिकेटेड। चलिए अब बात करते हैं उनके जुडिशियल सिस्टम की। इसमें भी एक क्लियर डिवीजन था। एक तरफ थी धर्मस्थीय अदालतें, आप इन्हें आज की सिविल कोर्ट्स की तरह समझ सकते हैं। शादी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब से जुड़े मामले यहां सुलझाए जाते थे। और दूसरी तरफ थी कंटक शोधन अदालतें। इसका मतलब है कांटों को हटाना। ये थी क्रिमिनल कोर्ट्स। इनका काम था राज्य के दुश्मनों से, मतलब चोर, हत्यारे, यहां तक कि भ्रष्ट अधिकारियों से, सबसे निपटना। ये कोर्ट सुनिश्चित करती थीं कि समाज में और राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। तो इतनी बड़ी आर्मी, इतने सारे अधिकारी, एक जासूसों का नेटवर्क, इन सबको चलाने के लिए पैसा कहां से आता था। मतलब इस सुपर पावर का इकोनॉमिक इंजन कैसे काम करता था। देखिए, मौर्य इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल्ड थी। रेवेन्यू के कई सोर्सेज थे। सबसे मेन था भाग। ये जमीन पर लगने वाला टैक्स था, जो फसल का करीब 1/6 हिस्सा होता था। फिर थी सीता, यानी वो इनकम जो सीधे सरकारी जमीन से आती थी। इसके अलावा ट्रेड पर लगने वाले टोल्स और कस्टम्स, और तो और माइनिंग, नमक, हथियार, इन जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज पर तो सरकार की पूरी मोनोपोली थी। और इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को एक साथ बांधकर रखती थी उनकी अपनी करेंसी, पण। ये चांदी के पंचमार्क वाले सिक्के थे। इनकी वजह से पूरे एम्पायर में लेन देन, टैक्स कलेक्शन और सैलरी देना सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। कह सकते हैं कि ये पण ही उस यूनिफाइड और स्टेबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी था।
अब तक हमने जो साम्राज्य देखा वो कौटिल्य की प्रैक्टिकल और थोड़ी कठोर पॉलिटिक्स पर बना था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आने वाला है। और यह मोड़ आता है मौर्यों के सबसे मशहूर शासक सम्राट अशोक के साथ। यहां देखिए मौर्य वंश के मेन रूलर्स। चंद्रगुप्त ने एम्पायर बनाया, उनके बेटे बिंदुसार ने उसे और फैलाया। लेकिन फिर 261 बीसीई में हुआ कलिंग का युद्ध। और ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सम्राट अशोक की जिंदगी का और पूरे मौर्य साम्राज्य का टर्निंग पॉइंट बन गई। ये शब्द खुद अशोक के हैं, उनके एक शिलालेख से। ये सिर्फ कोई राजा का फरमान नहीं है, ये एक गहरा अफसोस है, एक पछतावा है। कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। और उसी पल उन्होंने फैसला किया कि अब तलवार से नहीं बल्कि करुणा और धम्म के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करेंगे। तो सवाल यह है कि अशोक का ये चेंज ऑफ हार्ट सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग थी या इसने सच में गवर्नेंस का तरीका बदल दिया। चलिए देखते हैं कि उनकी ये नई सोच स्टेट की ऑफिशियल पॉलिसी कैसे बनी। अशोक ने एक नई पॉलिसी शुरू की, धम्म की पॉलिसी। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, धम्म कोई नया धर्म नहीं था, नहीं, ये एक मॉरल कोड था, एक नैतिक आचार संहिता थी। इसके उसूल क्या थे? अहिंसा, बड़ों की इज्जत करना, दूसरे धर्मों के लिए टॉलरेंस रखना और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, अशोक ने इन्हें असलियत में करके दिखाया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जिनका काम ही इन वेलफेयर पॉलिसीज को लागू करना था। उन्होंने इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए। सोचिए गवर्नेंस का ये तरीका कितना क्रांतिकारी रहा होगा उस वक्त। तो आखिर में मौर्यों के इस पूरे एक्सपेरिमेंट की, इस शासन कला की विरासत क्या है? हमारे लिए इसमें क्या सबक है? अगर एक लाइन में कहें तो मौर्य साम्राज्य ने दो बिल्कुल अलग चीजों को एक साथ मिला दिया। एक तरफ कौटिल्य की प्रैक्टिकल और हार्डकोर पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ अशोक का नैतिक और दयालु नजरिया। पावर और प्रिंसिपल का यही अनोखा कॉम्बिनेशन था जिसने आने वाले समय में भारतीय शासन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉरल दोनों तरह की नींव रखी। और मौर्यों की ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। पावर या प्रिंसिपल, सत्ता या सिद्धांत? क्या कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट सच में दोनों को एक साथ साध सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है।